हो जाओ और अपने मंजिल की तैयारी करने के लिए चल पड़ो, है ना। अब वो दिखाना है हौसला और हिम्मत तेरी जो बाकी है, झोंक दे इस अपने आप को वतन के सेवा करने के लिए। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और आप जान रहे होंगे कि जो आपकी जो टीए आर्मी की जो भर्ती है, उस भर्ती में आपको एक मौका मिले और उस मौके को अगर आप 100% में से 100% सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और आपके 50 अंक के जो एग्जाम रिटेन एग्जाम होगा, आपके उसमें मार्क्स कैसे आने चाहिए ताकि इस वर्दी को आप हाथ से न जाने दें, है ना। तो सभी साथी जो इस टीए आर्मी की भर्ती की तैयारी करेंगे, सो सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, वेलकम है प्यारे साथी। क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा होता है जिससे लोग फौजी को देख करके सलाम करने लगते हैं। और आप जानते हैं कि एक आर्मी वाले का कितना जो है सम्मान होता है, यह आप जानते होंगे। उस सम्मान के लिए त्याग हो, तपस्या हो, बलिदान हो और मेहनत का जुनून सवार हो, तो फिर निश्चित ही हमें बहुत एक इसमें सक्सेस लेने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। वो क्या है? सिर्फ मेहनत और आपकी लगन। तो हमने बात करी थी, वो ये करी थी, इससे पहले हमने जो बात करी थी उसमें यह देखा था कि इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, वो ये करेंगे कि इसमें जो एग्जाम के अंतर्गत पूरा कंप्लीटली सिलेबस क्या है, कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किसका वेटेज ज्यादा होता है, जीके में सवाल कहां से पूछे जाते हैं, साइंस में कहां से पूछे जाएंगे, मैथ में कहां से पूछे जाएंगे। हम इन सारे टॉपिकों पर पूरा डिस्कस करेंगे, जानेंगे और फिर उसके लिए हमें क्या रूटीन फॉलो करना होगा, ये सारे हमारे सवाल हो सकते हैं, फिर उनके हम जवाब भी खोजेंगे। ठीक है प्यारे साथी, अंत तक बने रहेंगे। और इसकी हम पूरी जो बात करें तो वो क्या है पता है कि इसमें जो रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, सीईई सीवीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, और जिसमें प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो आपका बहुविकल्पी होते हैं। यानी एक ऑप्शन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो भाई हम जो बात कर रहे थे अपना, इधर देखेंगे कि प्रश्न कहां कहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, हम परीक्षा पैटर्न की बात कर रहे हैं। बहुत लोगों के डाउट थे, बहुत लोगों के क्वेश्चन थे, कमेंट थे कि इसका सिलेबस क्या है और हर सब्जेक्ट के कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे हम पहले बात करेंगे जीके की। ठीक है, आपका जीके का 20 अंकों का यानी 20 जो हमारे एग्जाम में हमें मार्क्स मिलेंगे वो 20 अंक होंगे, वो आपके सामान्य ज्ञान के होंगे। फिर उसके बाद सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न रहेंगे जिनके 15 अंक बनेंगे, यानी 15 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे? साइंस के रहेंगे। और हम जानेंगे इस साइंस में कहां से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, वही सारी चीजें पढ़नी है जो एग्जाम के थ्रू हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल रहेंगी, ओके, उपयोगी रहेंगे। और हम फिर उसके बाद करें भाई बात गणित की, तो 15 प्रश्न आपके कहां से पूछे जाएंगे जिनके आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। ओवरऑल बात करें, आपके टोटल जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 50 रहेंगे, कुल अंक आपके 50 रहेंगे और समय 1 घंटे के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं विषयवार सिलेबस क्या है। ठीक है, अब विषयवार सिलेबस को हम समझते हैं कि सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपके हिस्ट्री और आपका जियोग्राफी और आपका पॉलिटी और करंट अफेयर, यानी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत यहां से आपका जो सिलेबस है वो यहां से आपका तैयार होगा।
फिर उसके बाद बात करें साइंस की, तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत यहां से हम क्लियर कर लें कि भाई आपका फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि मैथ की बात करें, गणित की बात करें, तो वो हाई स्कूल का लेवल का जो गणित रहता है वही आपका लेवल रहने वाला है। तो इसमें कोई भी घबराहट वाली बात नहीं है, कोई भी डरने वाली बात नहीं है कि भाई इतना सब कैसे हो पाएगा। सो ओवरऑल आपको यह देखना है कि भाई अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें एग्जाम की स्ट्रेटजी अपनानी है, एग्जाम की तैयारी करनी है। सो आपके लिए ये सारी चीजें आसान इसलिए हो जाएंगी कि यहां से आप जान पाएंगे कि भाई हमको इतना इतना हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ना है, इसके लिए हमें फिजिक्स में कहां से क्वेश्चन बनेंगे, उस सब के लिए कहां से पढ़ना है। ये सारी चीजें जब हम समझ जाएंगे तो फिर हमारा जो एक सिलेबस का एक बोझ सा रहता है वह हमारा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम यहां से और भी समझ लेते हैं कि भाई जब सामान्य ज्ञान की जब हमने बात करी थी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी वगैरह की, तो वहां से भी जैसे आपका भारतीय इतिहास है जहां से प्रश्न बनते हैं, फिर है उसके बाद जियोग्राफी है, फिर उसके बाद संविधान है, और आपके इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था से भी प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले वर्षों में हुए पेपर की बात करें, एनालिसिस करें, तो उसमें आपका अर्थव्यवस्था से भी प्रश्न पूछे गए हैं। और पुरस्कार, जितने भी पुरस्कार हैं वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बात करें आपका रक्षा ज्ञान, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, स्पोर्ट्स से भी पूछे जाते हैं, और संविधान से भी पूछे जाते हैं, और आपका जो है करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण दिवस, यानी जैसे इंपॉर्टेंट डे हो गए, जैसे आपका पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर आप जब इतना कर लेंगे तो आपके यहीं से कुल मिलाकर के आपके 20 प्रश्न की बात करें, आपके जनरल नॉलेज की बात करें, या फिर आपका साइंस की बात करें, या फिर उसके बाद मैथ की बात करें, यहां से आप 50 प्रश्नों का जो सिलेबस है वो यहां से आपका जो यानी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ये सारा सिलेबस आपका रहने वाला है। ठीक है, अब हम इसके बाद चलते हैं कि भाई हम देखेंगे क्या कि जो आपका सामान्य विज्ञान है यानी साइंस है उसका सिलेबस क्या है। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो ये आपका जो है भौतिक विज्ञान, यानी जिसमें आपके फोर्स जो चैप्टर है, बल है ना, गति, विद्युत, यहां से प्रश्न बनते हैं। भौतिक विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना पढ़ना है और यहीं से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम केमिस्ट्री की बात करें यानी रसायन विज्ञान, पदार्थ, अम्ल, क्षार, धातु, यहां से सब कुछ कवर करने के बाद फिर कोई भी चीज आपके लिए शेष नहीं बचेगी। बायोलॉजी की बात करें तो यहां से इतना ही सारा इनफ है। और अब हम बात कर लेते हैं भाई गणित। ठीक है, हमने दो चीजों की बात कर ली, फिर उसके बाद आपका रहता है रिमेन, यानी मैथ में कहां से कौन से चैप्टर होंगे, कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, और फिर हम उन्हीं सिलेक्टेड चीजों को पढ़ें। देखो, सिलेक्टेड चीजों को पढ़ने से आसान हमारा जो रास्ता है वो इसलिए हो जाता है कि हम पूरा फोकस वहीं रखते हैं और फिर उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करते हैं। सो इसीलिए हमारे लिए जो आसान चीजें जब तभी होती हैं जब हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस तभी तैयारी करते हैं और वही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं जो हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग है। भाई पढ़ने के लिए आपको समुद्र जैसे समुद्र का सिलेबस है, वैसे आप चाहे कौन सी भी किताब पढ़ लो, कौन सी भी क्लास ले लो, लेकिन उससे कोई भी बेनिफिट, कोई भी फायदा आपके लिए नहीं होने वाला है। सो हमने जो भी इस फॉर्मेट को डिजाइन किया है उसका मतलब यह है कि आपके एग्जाम का सिलेबस क्या होना चाहिए, हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट की जो विषयवार सिलेबस है वो क्या होना चाहिए। तो हम यहां से बात कर रहे हैं कि आपका मैथ का जो सिलेबस है ना वो 10वीं स्तर का रहने वाला है, जिसमें आपका रहेगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, फिर उसके बाद है प्रतिशत। ये बड़ा ही आसान चैप्टर है और यह कोई अगर हम इसको अगर सही से पढ़ेंगे तो यहां से भी आपके प्रश्न हर टॉपिक में काम आते हैं। फिर यहां से हम अनुपात और समानुपात की बात करें या प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, लाभ और हानि की, फिर उसके बाद आपका एवरेज, फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क, या फिर उसके बाद कहें टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर उसके बाद बीजगणित, फिर उसके बाद ज्यामिति और क्षेत्रमिति।
इतना भर आपका मैथ का सिलेबस रहने वाला है। सो ये कोई ज्यादा आपके लिए कोई कुछ आपको डराने वाला नहीं है, है ना। आपको तो भाई इन चीजों को तैयार करने के लिए अभी भी आपके पास समय है। सो ये गणित का सिलेबस रहा आपका। फिर आगे जो हम बात करने वाले हैं कुल मिलाकर के ये कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हाई वेटेज। हाई वेटेज का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि एग्जाम में ज्यादातर प्रश्नों का बोलबाला रहता है। जैसे आपका रहता है ना, आपका ग्रुप है भाई, आप एकदम सेना के जो जवान है वो एकदम से तैयार जो रहते हैं, इसी तरह से कुछ खास प्रश्न तैयार रहेंगे कि जाएंगे भाई आप जवान की परीक्षा लेते हैं, तो भाई इन जवानों की परीक्षा भले ही ले लो, ये जवान तब तक तैयार हो चुके होंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस से, यानी लाभ और हानि से बनते हैं। फिर उसके बाद समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। फिर उसके बाद अनुपात और करंट अफेयर से भी प्रश्न बनते हैं। इसीलिए ये सारी चीजें हैं जो हमको बहुत ही बड़ी बारीकी से इन सब चीजों को सजाना है, इनसे प्रेम करना है, इनसे दूर नहीं भागना है भाई। ये आपको वर्दी दिलाएंगी, आपका हर वो सपना पूरा होगा जो आप सोचते हैं कि भाई हमारा एक लाइफ का जो स्टेप है थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए, या फिर हम सारी वो चीजें कर पाए जिनके लिए हमारे आसपास के लोग या फिर हमारे परिजन, हमारे पेरेंट्स हमसे उम्मीद लगाते हैं, है ना। ये सारी चीजें हमारे लिए कोई ज्यादा बड़ी हैरान करने वाली नहीं है। और आपका भारतीय संविधान जैसे आपके अनुच्छेद वगैरह पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद ह्यूमन साइंस या फिर ह्यूमन बॉडी से जैसे आपको पूछा जाएगा कि भाई बताइए कि विटामिन ए का क्या काम है और विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है। फिर जैसे आपका पूरा समझ रहे हैं ना कि मनुष्य का हृदय कितनी बार एक मिनट में धड़कता है, ये सारे आपका ह्यूमन बॉडी से, मानव शरीर से प्रश्न बनते हैं। विद्युत यानी आपका जो फिजिक्स में एक चैप्टर है वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन विषयों पर सबसे पहले प्रहार करें। इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है, इन प्रश्नों से आपको प्रेम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 30 दिन का मास्टर प्लान, ये तब का है जब आप तैयारी के नजदीकी दिनों में होंगे, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है, इसके लिए स्ट्रेटजी ये बनानी है कि भाई 2 घंटे आपका गणित का अभ्यास के लिए समय निकालना, ठीक है। प्रतिदिन सुबह सुबह करंट अफेयर्स पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, और वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 1 घंटा यानी 1 आवर्स किसके लिए, आपके जनरल नॉलेज के लिए, सामान्य ज्ञान रिवीजन के लिए। फिर उसके बाद 2 घंटे के लिए आपको विज्ञान का अध्ययन करना है। हर सप्ताह एक मॉक टेस्ट, पिछले वर्ष के प्रश्नों का विश्लेषण, ठीक है। हर आपको वीकली एक मॉक टेस्ट, पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र आए हैं उनका विश्लेषण करना है, उनका एनालिसिस करना है। और फिर उसके आधार पे आप प्रश्न को देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी मैथ का प्रश्न आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो फिर वहां से आप इन सारी चीजों को समझ लेंगे कि भाई किस लेवल के एग्जाम का ये प्रश्न था। और इस प्रश्न की जो एक जैसे मैं कहूंगा कि मान लीजिए कोई भी प्रश्न आपका प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया, फिर उसके बाद आपका एवरेज से पूछा गया, तो आप वहां देखेंगे कि प्रश्नों का स्तर क्या था, ठीक है। अगर चुटकियों में होने वाले सवाल हैं या फिर कोई ऐसे सवाल हैं जो टाइम ज्यादा ले रहे हैं, प्रैक्टिस मांग रहे हैं, तो फिर अगर हम पीवाईक्यू जो प्रश्न देखते हैं फिर उसे यह तय होता है कि हम उसकी तैयारी और धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को सुधारें और उसको इंप्रूव करते जाएं, ठीक है। फिर है उसके बाद आपको 1 घंटा सामान्य ज्ञान के लिए, रिवीजन के लिए देना है। थोड़ा सा हम ये बात कर लेते हैं कि ज्यादातर कॉमन जो मिस्टेक होती हैं वो कहाँ होती हैं, ठीक है। कॉमन मिस्टेक जो होती हैं वो कहाँ होती हैं, देखो सबसे पहले हमारी जो दिक्कत होती है वो यही होती है कि भाई हम रिवीजन ना करने में विश्वास रखते हैं, सबसे बड़ी भूल होती है। सबसे बड़ी भूल होती कहाँ है, हमें रिवीजन नहीं करते हैं। सबसे ज्यादातर जो हम सीखते हैं ना वो रिवीजन से सीखते हैं। जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक ये सारी चीजें मुश्किल भरी हुई लगेंगी। फिर है करंट अफेयर्स को नजरअंदाज करना। बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि भाई करंट अफेयर को स्किप कर दो, इसको बाद में देख लेंगे। लेकिन अगर आपने डेली इसको 10 से 15 मिनट भी दिया तो फिर हमारे दिमाग में यह चीजें सेट हो जाती है कि हाँ भाई 2 महीने पहले एक इंटरनेशनल लेवल पर या फिर इंडिया के मतलब नेशनली ये सारी चीजें कोई हाईलाइट हुआ था, फिर वो सारे मुद्दे हमारे दिमाग में
कैप्चर हो जाते हैं, फिर हम उस चीज को आसानी से रिलेट कर पाते हैं। इसीलिए जैसे करंट अफेयर्स के लिए आप 10 से 15 मिनट आपके लिए इनफ है, काफी है, बहुत है। इसीलिए करंट अफेयर को कभी भी स्किप मत कीजिएगा, बल्कि इसको अभी से स्टार्ट करिएगा। फिर है उसके बाद बिना मॉक टेस्ट के परीक्षा देना। देखो, जब भी हम सीधा सीधा जब तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है एग्जाम में जाते हैं, तो फिर हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि भाई मॉक टेस्ट नहीं लगाते। मॉक टेस्ट से पता है आपके मार्क्स बढ़े या ना बढ़े, मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो ये होता है कि आपको अपनी मिस्टेक पता चलती है कि आप किस चैप्टर में, किस सब्जेक्ट में गलतियां कर रहे हैं। और जब आप गलतियों पर काम करने लगते हैं, तो मॉक टेस्ट को लगाने का मतलब यही होता है कि आप जिन गलतियों पे सुधार करना चाहते हैं उसके लिए आपको समय मिल रहा है, और यही फायदा होता है मॉक टेस्ट लगाने का। इसीलिए ये वाली भी गलती नहीं करना है। खराब समय प्रबंधन, आपको जो चैप्टर अच्छा लगा आप उसी को किए जा रहे हैं और फिर बाकी के सवालों को छोड़ दे रहे हैं। किसी किसी सवाल पर आप जहां 2 मिनट लगना चाहिए, फिर आप वहां 5 मिनट लगा रहे हैं। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट, या फिर टाइम मैनेजमेंट का दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि आप पूरी जो पढ़ाई है उसमें कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट का इश्यू है, और टाइम मैनेजमेंट को सही से यूज नहीं कर पा रहे हैं। मन आया तो 2 घंटे पढ़ लिए, मन आया तो 14 घंटे बैठ गए। इसीलिए ये सारी जो कॉमन मिस्टेक में सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट का एक प्रॉब्लम है, उसको भी दूर करना होगा। गणित के अभ्यास से बचना, है ना। मैथ के बहुत ऐसे चैप्टर हैं जहां थोड़ा सा बोरिंग लगाने के आपने उसको साइड किया, इसीलिए इस चीज को भी आप यहां से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। फिर है भाई, अब कुछ लोगों का ये कहना है कि सर हमें अगर स्कोर बढ़ाना है तो क्या करना होगा। देखो, स्कोर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है कि पहले आसान प्रश्न हल करें। जब भी कोई एग्जाम हो उसमें आपको सबसे पहले जो आपको इजी क्वेश्चंस लगते हैं उनको आपको जल्दी जल्दी से क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर उसके बाद किसी एक प्रश्न पर समय बर्बाद ना करें। हो सकता है एग्जामिनर आपके बीच बीच में ऐसे कई प्रश्नों को डिजाइन करता है, सेट करता है, ताकि इस बंदे का जो है तुरंत रिएक्शन ये आए कि बोले सारा पेपर, एक प्रश्न हमारा खराब हो गया तो सारे पेपर पर यही सोचेगा कि हमारा एक प्रश्न क्यों खराब हुआ। इसीलिए किसी भी एक प्रश्न पर समय ज्यादा बर्बाद न करें। आपको लगता है कि वह आपसे सॉल्व हो जाएगा, अच्छी बातें नहीं है तो उसको स्किप करें और आगे बढ़ जाए। और सूत्रों का जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनका रिवीजन करें। सीबीटी मॉक टेस्ट का अभ्यास करें, यानी आप उससे पहले आप अभ्यास कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और भाई नेगेटिव मार्किंग का तो बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। यही सारी चीजें थी। निरंतरता, मॉक टेस्ट और रिवीजन, स्पीड और आपकी एक्यूरेसी इज इक्वल टू चयन, सिलेक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें होंगी। यानी कहने का मतलब यह है कि आपकी कंसिस्टेंसी, निरंतरता का मतलब यह होता है कि अगर आप प्रतिदिन भले ही आप 3 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, लेकिन आपका यह डेली रूटीन में सेट हो जाना चाहिए। आपको एक पेज पर, एक डायरी पर लिख लेना है कि भाई मुझे डेली का शेड्यूल सेट करना है और हर दिन इतने घंटे पढ़ना है। आप वीकली कोई भी ऐसा दिन सेलेक्ट कर लीजिए कि भाई उस दिन सब छोड़ करके फिर उस दिन एंजॉय करना है, घूमना है, ट्रेवल करना है, वगैरह वगैरह, ये हो सकता है। लेकिन जब आप अपना स्टडी प्लान बनाएंगे तो उस स्टडी प्लान में किसी भी तरह की निरंतरता को आप उसमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना कर पाए। इसीलिए आपका जो शेड्यूल है वो एकदम क्लीन और साफ, एकदम सुस्पष्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट, बराबर मॉक टेस्ट देते रहें, फिर उसके बाद रिवीजन करते रहें। और ये सब स्टेप करने के बाद आप पाएंगे कि आपके लिए वो भर्ती या फिर आपके लिए वर्दी दूर नहीं है, है ना। तो ये था आज हमने जो चर्चा की वो ये थी कि आर्मी टीए की जो भर्ती है उसके लिए संपूर्ण सिलेबस, कंप्लीटली सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एक्यूरेसी की स्ट्रेटजी कैसे अपनाना चाहिए, किस तरह से हम इन चीजों को और बहुत शानदार प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी। तो मेरे सेना के वीर जवानों, जिन्होंने अपना टारगेट बनाया है, जिन्होंने लक्ष्य बनाया है कि हमें 2026 में आने वाली भर्ती में वर्दी लेनी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती में अगर आप अभी से स्टार्ट हो गए ना,
और आपने अभी से मन बना लिया, तो फिर जितने भी इसके अलावा एग्जाम हैं उनमें जितना कंपटीशन है इसमें इतना नहीं है। बस आपको थोड़ी मेहनत बढ़ा देनी है, थोड़ी लगन बढ़ा देनी है और अपना जोश और उत्साह बहुत आगे तक ले जाना है। और ये सब एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 करके आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उस ग्राउंड में फिट हो गए, एग्जाम में आपके मार्क्स अच्छे आए, तो फिर उसके बाद आपका जो सपना है वो पूरा होगा। जरूर ही हमारी हिम्मत ही हमें जो है आगे बढ़ाती है, हमें अच्छे रास्ते पर ले जाती है। इसीलिए वो कहा जाता है ना कहावत में कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और सब कुछ जो मनुष्य जो करता है, आदमी जो करता है, वह अपने मन का हौसला बढ़ाने पर ही सब कुछ संभव कर पाता है। इसीलिए मेरे प्यारे के सेना के वीर जवानों, आपको यह अपडेट अच्छी लगी होगी, आपको यह जानकारी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत बहुत उपयोगी होगी। इसीलिए इस क्लास में जो भी समझाया गया, जो भी समझाने की कोशिश की, उसमें सारे पॉइंटों को क्लियर करा गया, हर चीज को समझाने की भरपूर कोशिश की। उसके अलावा भी उसके एक्स्ट्रा में अगर फिर भी आपके कोई प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, तो जरूर हमारे साथ आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे और उनके प्रश्नों का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सबके लिए बहुत बहुत आभार। प्यारे साथी, निरंतर हम लोग मिलते रहेंगे, निरंतर चर्चा और जानकारी, अपडेट, क्लास, ये सारी चीजें निरंतर चलती रहेंगी। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, अगली वीडियो में, अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, शुक्रिया, वंदे मातरम।